हाइपरलिंक्स। भाई हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, मेरा ख्याल है सभी को पता है। कोई भी वेबसाइट हाइपरलिंक के बगैर कंप्लीट ही नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी वेबसाइट पे हाइपरलिंक्स ही नहीं होंगे तो वो तो वेबसाइट बहुत ही टाइनी सी वेबसाइट होगी, छोटी सी वेबसाइट होगी कि बस जो इंफॉर्मेशन सामने नज़र आ रही है वही है। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? वेबसाइट पे जब आप एक पेज से दूसरे पेज पर चले जाते हो तो एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए जो लिंक बना होता है उसे हम हाइपरलिंक बोलते हैं। ठीक है। अब अगर इसका रोल एसईओ में ना हो तो फिर हम इसे डिस्कस ना करते। यानी अगर ये वेबसाइट बनाने के हवाले से इम्पोर्टेंट होता या डेवलपमेंट के हवाले से इम्पोर्टेंट होता तो शायद हम इसे डिस्कस ना करते। बेटा डोर बंद करके आना है। इसे हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये भी एसईओ के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। मैं जरा एक वेबसाइट खोल लेता हूँ ताकि इसकी इंपॉर्टेंस को भी देख लेते हैं कि कितने लिंक्स नजर आ रहे हैं। हाइपरलिंक्स की एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारा अपनी लाइफ में सोशल नेटवर्क होता है, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी कम्युनिटी। अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जिसका ना कोई रिलेटिव हो, ना कोई फ्रेंड्स हो, ना कोई नेबर्स हो, तो इसका मतलब क्या होगा? वो तो बहुत आइसोलेटेड होगा, अकेला होगा। ठीक है। उसे कहीं से भी कोई हेल्प, सिंपैथी भी नहीं मिल सकती। इसी तरह हमारी वेबसाइट को भी आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी वेबसाइट को कनेक्ट होना चाहिए कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ। वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स वेबसाइट्स भी हो सकती हैं और सोशल प्रोफाइल्स भी हो सकती हैं। ये काम करने के लिए हमें बनाने पड़ते हैं अपनी वेबसाइट पर हाइपरलिंक्स। ठीक है। अब आपको हाइपरलिंक की कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि क्यों जरूरी है हाइपरलिंक वेबसाइट पर। गूगल हमें ये कहता है कि एज एन एवरेज एक पूरी वेबसाइट के अंदर, मुकम्मल वेबसाइट में एज एन एवरेज 100 लिंक्स होने जरूरी हैं। अच्छा, अब हाइपरलिंक्स क्या है भाई? आपका जो मेन्यू बार है वो भी तो हाइपरलिंक है। जैसे आपने वेबसाइट खोली, आपने अबाउट अस पे क्लिक किया तो आप अबाउट के अस के पेज पर चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक लिंक पे क्लिक किया ना। इसी तरीके से आपकी कंपनीज के जो लोगो होते हैं उस पर क्लिक करें, तस्वीर बड़ी हो जाती है, वो भी हाइपरलिंक बना होता है। आप वेबसाइट के फुटर में जाएं तो कितने सारे मेन्यू सारे का सारा खुला होता है, फेसबुक का लिंक आ रहा होता है, सारी सोशल प्रोफाइल्स के लिंक आ रहे होते हैं, ये भी हाइपरलिंक्स हैं। इसके साथ साथ ये तो स्टैंडर्ड हाइपरलिंक्स है जिनको भी मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ गूगल ये कहता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर आपके कंटेंट को सपोर्ट देने के लिए भी हाइपरलिंक्स होने चाहिए। मतलब ये तो सोशल लिंक्स तो लोग सोशली हमसे कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ना, लेकिन हमारे कंटेंट को सपोर्ट कहां से मिलेगी? जो कंटेंट के अंदर हाइपरलिंक बना होगा। यानी जब कोई मैसेज पढ़ रहा होगा, मिसाल के तौर पर हम कभी पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पर जाते हैं और मेन पेज पर लिखा हुआ है एडमिशन ओपन और उसके नीचे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और उसके नीचे और भी कोर्सेज हैं, थोड़ा सा कंटेंट लिखा है डिजिटल मार्केटिंग का, लेकिन आप ज़्यादा जानना चाहते हैं उसके मतलब। पीक सोल्यूशन ने एक अलग से पेज बनाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग के नाम से, और उसके ऊपर बहुत डिटेल के साथ कंटेंट भी लिखा हुआ है, कोर्सेज भी लिखे हुए हैं, ट्रेनर की वीडियोस भी लगी हुई हैं, स्टूडेंट के पोर्टफोलियोज भी लगे हुए हैं। अब कितना सारा डाटा आ गया, लेकिन हम इसे लेकर कैसे गए यहाँ पर? एक लिंक के थ्रू। इसलिए लिंक्स बनाने जरूरी है। अच्छा, अब अगर हम लिंक्स को देखें तो लिंक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरनल लिंक और एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक। अच्छा, अब इंटरनल लिंक क्या है? विद इन वेबसाइट, विद इन वेबसाइट जो लिंक होगा वो इंटरनल लिंक कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आप होम के पेज पर हैं, आप अबाउट अस पर चले गए, आप अबाउट अस के पेज से होम पर आ रहे हैं, आप होम से गैलरी पे जा रहे हैं, आप कॉन्टेक्ट अस से होम पे आ रहे हैं, तो आपकी मूवमेंट कहां पे हो रही है? विद इन वेबसाइट। इन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटरनल लिंक्स। ऐसे लिंक्स जो आपकी वेबसाइट से बाहर चले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है। जी, आगे आपके सामने जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक, उसने सिंपली आपको एक्सप्लेन करके दे दिए कि क्या होते हैं।
अच्छा मैं एक और टाइप करने लगा वर्ड। जी मैंने क्या लिखा? व्हाट इज इनबाउंड लिंक। ठीक है जी, इनबाउंड लिंक और इसका दूसरा नाम क्या लिखा हुआ जी? बैकलिंक्स। ठीक है, हाइपरलिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स पॉइंटिंग टू योर वेबसाइट। तो ये कौन से हैं? ये बाहर से इन हो रहे हैं आपकी वेबसाइट पर। ठीक है, यानी मेरा जो लिंक्डइन का पेज है, कोई भी बंदा मेरे लिंक्डइन के पेज पे आता है, चले हम लिंक्डइन नहीं कहते, फेसबुक कह लेते हैं, फेसबुक से ज़्यादा सारे कंफर्टेबल होंगे। फेसबुक पर एक पोस्ट लगी हुई है और उस पर मैंने एक लिंक भी लगाया हुआ है। तो जब कोई बंदा उस लिंक पे क्लिक करता है तो वो फेसबुक से मेरी वेबसाइट पे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मुझे एक इनबाउंड लिंक मिल गया। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि भाई ट्रस्ट भी मिलेगा मेरी वेबसाइट को गूगल पे। कैसे भाई? फेसबुक का ट्रस्ट कितना है? एक्स्ट्रॉर्डनरी ज़्यादा है। मेरा तो ट्रस्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा, हमारा तो नया बिजनेस है। फेसबुक को तो दुनिया भर यूज़ करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उधर से लिंक अगर मिला तो हमारी वेबसाइट को एक वोट भी मिल गया। इस तरह करने से हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी भी इंक्रीज हो गई। सो ऐसे लिंक्स को हम क्या बोलते हैं? इनबाउंड लिंक्स। अब मेरा ख्याल है कि आउटबाउंड लिंक्स समझ में आ गए होंगे आपको क्या होते हैं। ऐसे लिंक्स जो आपकी वेबसाइट से बाहर की तरफ को जाते हैं, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। जी, व्हाट इज ठीक। मिसाल के तौर पर मेरी जो वेबसाइट है वो डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया के ऊपर है। ठीक है, अब मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर बड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन साथ में ही मेरे पास एक सोशल प्रोफाइल भी है फेसबुक की। सो मैंने एक लिंक क्रिएट किया। देखें, जो हमारी वेबसाइट का कंटेंट है वो हम जितना मर्जी फ्रेश कर लें उतना फ्रेश नहीं हो सकता जितना सोशल प्रोफाइल पर आपका फ्रेश कंटेंट होगा, इसलिए कि वहां पर तो आप रोजाना की बुनियादों पर पोस्टिंग्स कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो OLX है वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली फ्रेश हो रही होती है। इसी तरह जो विकीपीडिया है उस वेबसाइट पे भी बहुत फ्रीक्वेंटली डाटा आता है। अब जिन वेबसाइट्स के मैंने नाम लिए, इन वेबसाइट का ट्रस्ट तो आपकी वेबसाइट से बहुत बड़ा है। तो अब अगर मैं किसी टॉपिक पे सोशल प्रोफाइल पे कुछ लिख रहा हूं और उसकी बहुत डिटेल आर्टिकल एक विकीपीडिया पे लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिंक क्रिएट कर लिया विकीपीडिया के साथ। यानी कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आया, उसने क्लिक किया तो कहां चला गया? विकीपीडिया पर। तो हमें ये लिंक देने का फायदा क्या हुआ? हमें हमें पता था कि विकीपीडिया की अथॉरिटी हमसे बहुत ज्यादा है। तो जब हम ये वाला लिंक इस्तेमाल करेंगे तो इस लिंक से हमारी अथॉरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के लिंक को हम क्या बोलते हैं? आउटबाउंड लिंक्स। पहले वाला लिंक कौन सा था? इनबाउंड लिंक्स। इनबाउंड लिंक्स क्या कर रहे थे? दूसरों की वेबसाइट से हम पर आ रहे थे। लिंक बिल्डिंग इसे बोलते हैं कि हम दूसरों की अच्छी अच्छी वेबसाइट पे, बिल्कुल ऐसे ही है ना जैसे हम ये कहें कि भाई हम लोगों ने ना अपनी जरा इनबाउंड मार्केटिंग करनी है। इनबाउंड मार्केटिंग। अब हमारी अथॉरिटी एक होगी पीक सॉल्यूशन की, लेकिन पिज्जा हट की भी तो एक अथॉरिटी है। ब्रांड्स जितनी भी हैं उनकी अथॉरिटी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा है। अब हमने कहा कि एक सड़क पे बैनर लगाना है, फिर हमने कहा कि हमने सड़क पर एक LCD भी लगा देनी है जैसे लगी होती है। फिर हमने कहा कि क्यों ना हम रोड की बजाय पिज्जा हट के अंदर जो टीवी स्क्रीन चल रही है वहां पर अपना कमर्शियल चलाएं। तो उससे क्या फायदा होगा? अथॉरिटी बढ़ेगी ना हमारी। तो अब क्या होगा? उधर से कोई बंदा ट्रैफिक हमारे पास आएगी, लोग आएंगे। अब वो लोग क्यों आएंगे? वो लोग पिज्जा हट की अथॉरिटी की वजह से हमारे पास ज्यादा आएंगे कि भाई पिज्जा हट इसको अगर वोट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये कोई अच्छी स्पेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिज्जा हट का ट्रस्ट हमको मिल गया। अच्छा, अब ये कौन से वाला बाउंड है? इनबाउंड है कि आउटबाउंड है? ये हमारे पास जो ट्रैफिक आ रही है इनबाउंड है कि आउटबाउंड है? इनबाउंड है भाई, हमारे पास ट्रैफिक आ रही है ना। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या हुई कि ये लिंक बिल्डिंग इज इनबाउंड लिंक टाइप। ठीक है, जो लिंक बिल्डिंग होती है। लेकिन जो हम उधर लेकर जा रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स, वो लिंक बिल्डिंग नहीं है। वो लिंक बिल्डिंग नहीं है, वो तो हम अपनी अथॉरिटी को बढ़ा रहे हैं। दोनों तरीकों से हम अपनी अथॉरिटी को बढ़ा रहे हैं। आउटबाउंड की एक और एग्जांपल देते हैं। आउटबाउंड की ये एग्जांपल है कि भाई हमने कहा
इंस्टाग्राम पे अपनी ट्रैफिक लेकर जानी है। अभी इंस्टाग्राम पे आप रोजाना रील्स लगाते हो अपने बिजनेस के मुतालिक, ठीक है। सो कोई भी बंदा आपका कंटेंट रीड कर रहा है, कंटेंट रीड करते करते अब मैंने डिजिटल मार्केटिंग की लेटेस्ट अपडेट को डिस्कस करना है, और मैंने क्या किया हुआ है, उस लेटेस्ट अपडेट के ऊपर ना एक वीडियो भी बनाई हुई है। जी, Meta is integrating. अब वेबसाइट पे तो नहीं था ना ये सब कुछ मेरे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म भी तो मेरा ही है। सो मैंने कहा भाई मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाई हुई है, तो क्या ख्याल है, मैंने ये वाला लिंक को दे दिया, लेटेस्ट अपडेट हो गई। Ads अब based आज on what देखो you क्या ask. हुआ, It's AI ये कहाँ assistant. लेकर आया हूँ मैं Wow, ट्रैफिक को, a great update. यूट्यूब के ऊपर मैं Your अपनी video फोकस or कर रहा हूँ। image determines who sees your ad, not your manual settings. So create effective creatives. You might soon have to pay for a Meta verified subscription if you want to add. ये तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या होते हैं। अब जरा हम ये देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब हमारे पास कोई वेबसाइट एसईओ के लिए आएगी, तो हम उसका जो ऑडिट करेंगे उसमें ये ऑडिट भी करेंगे कि भाई क्या उसकी वेबसाइट पर हाइपरलिंक्स बने हुए हैं, इनबाउंड, आउटबाउंड, इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है, बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, यानी हमारी वेबसाइट से बाहर लिंक जा रहे हैं, और क्या बाहर से भी लिंक हमारे पास कुछ आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो हम ये वाले लिंक्स भी पॉपुलेट करेंगे, यानी ये वाले लिंक्स भी हम लोग बनाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। इस तरह करने से क्या होगा, हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी, और हम अपनी लिंक जब बना रहे होंगे तो हम सिर्फ होम, हम जब मैं कहता हूँ ना 100 लिंक्स, सो ये नंबर मैं सिर्फ होम पेज के लिए नहीं बता रहा, ये नंबर मैं पूरी वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ, मुकम्मल वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ कि भाई पूरी वेबसाइट के ऊपर इतने लिंक्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अंदर हर तरह का लिंक शामिल है, उसमें होम का जो बटन बना हुआ है ना वो भी शामिल हो जाएगा उसमें, उसमें जो फेसबुक का लिंक बना हुआ है, कोई बंदा क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट पर चला जाता है, वो भी उसके अंदर ही शामिल है। तो ये सब मिलकर जो बन रहे हैं, ये 100 लिंक्स कम से कम हमें बनाने हैं, बट हमने अपने कंटेंट को भी देखना है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी है कोई 100 का नंबर जरूर अचीव करना है, हम 120 भी कर सकते हैं और हम 80 भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या कहने का मकसद क्या है कि हमें अपनी सोशल कम्युनिटी को इंक्रीज करना है वेबसाइट के लिए, ताकि हमारी वेबसाइट आइसोलेटेड वेबसाइट ना हो। चलिए अब हम जरा एक लिंक बनाने के लिए एग्जांपल भी करके देख लेते हैं। यहां पर हमने शायद कोई टेक्स्ट भी लिखा हुआ था, ये है ना, जैसे ये लिखा है, चलें जी, फॉर इंस्टेंस ये लिखा है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। चलें अब हमने अभी वेबसाइट भी खोली है, तो अब हम यूं इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसका यूआरएल मुझे नजर आ गया। ये जो व्हाट्सएप चैनल पर एनिमेटेड वीडियोस आ रही होती हैं, ये बेसिकली मैं अपडेट्स वीडियोस बना रहा होता हूँ, हाँ, कि भाई क्या लेटेस्ट हुआ। सही पेड होती हैं वीडियोस, क्या पेड प्लेटफॉर्म से बनती हैं। हाँ जी, इसके लिए पेड प्लेटफॉर्म से बनता है। जब हम थोड़ा सा वीडियोस को देखेंगे हम इसे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे ले सकते हो ये, ठीक है। लेकिन डाटा तो खुद ही कलेक्ट करना पड़ता है ना, वीडियोस बनानी भी खुद ही है आपको, तो इसे जरूर देखा करें ताकि आपको पता लगे। ये ऐसे ही है ना जैसे रोजाना रात को खबरें देखते हैं भाई कि क्या धमाका हो गया है, हाँ, तो पता लग जाता है ना कि ये खबरें हैं, ये तो ये आपकी इंडस्ट्री की खबरें हैं। आप देखें इसके अंदर मेरे ख्याल है 2 वीडियोस आई होंगी एनिमेटेड, अभी एक शायद मेटा एड्स की होगी, एक इससे पहले भी आई थी गूगल की, एक यूट्यूब की भी आई हुई है। तो ये पता लगता है कि अब रिसेंटली क्या हो रहा है, ठीक है। ये आप लोगों से मैंने पहले भी 2 वेबसाइट डिस्कस की थी, जैसे जियो न्यूज है, जैसे ARY न्यूज है, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग की भी न्यूज चैनल्स हैं। इसके जो दो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, एक है गूगल सर्च जर्नल और एक है सर्च लैंड, ठीक है। गूगल सर्च जर्नल लिखोगे तो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी खुद ही, जर्नल जे से है, ठीक है। तो जब आप इसे खोलेंगे तो ये एक वेबसाइट खुल जाएगी आपके पास, ठीक है। ये आप सर्च टर्म में लिखोगे तो ये खुद ही आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहां पर न्यूज, आप समझ लो कि ये मैगजीन है डिजिटल मार्केटिंग का, और क्या अपडेट्स कर रहे हैं, सारे के सारे अपडेट्स यहां पर आ रहे हैं। आ रही है ना, देखिए खबरें नजर आनी शुरू हो गई हैं आपको। इसी तरह एक मैंने बताया सर्च इंजन लैंड, लिखें जरा, देखते हैं किस वेबसाइट का यूआरएल क्या बनता है।
जी, सर्च इंजन लैंड, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जी, ये देखिए नई अपडेट्स आई है, गूगल दिसंबर 2025 कोर अपडेट। तो हम यहां से ही न्यूज पढ़ते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि पहले क्या चल रहा था, अब क्या चल रहा है, और फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि ऐसे पता लगेगा ना। देखिए, हम जो चीज आप यहां से पढ़कर जाओगे वो कितनी देर वैलिड रहेगी। अगर उसमें कोई चीज चेंज हो गई तो फिर तो आपको उस तरह ही करना पड़ेगा ना जो उसकी नया तरीकाकार है। तो जब तक आप इसके साथ अपडेटेड नहीं रहेंगे, आपको उस वक्त तक तो नहीं पता लगेगा। ऐसे तो नहीं है कि आप हर 4 महीने के बाद या हर 3 महीने के बाद या जैसे जैसे कोई अपडेट आए तो आपको चलो भी अब फिर दोबारा सीखने चलते हैं। तो इस तरह तो आप सारी उम्र सीखते ही रहेंगे, ठीक है, कर कुछ नहीं सकेंगे। तो जब आप रियल लाइफ में आ जाते हैं तो फिर आपको अपडेट्स को खुद से अंडरस्टैंड करना है। सो अगर आपको ये अपडेट पहली दफा में इंग्लिश में समझ में ना आए तो आप एक काम करें, आप इसको चैटबॉट में ले जाएं और उसे कहें भाई इसको जरा उर्दू में एक्सप्लेन करो। तो इतनी मुश्किल उर्दू में आपको एक्सप्लेन करेगा ना, तो आप कहोगे भाई मैं इंग्लिश में समझ लेता हूँ। हाँ, ठीक है, उसके लिए आपको एक उर्दू टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं उर्दू में। तो फिर ये होगा कि जब आपने इसको थोड़ा सा उर्दू में अंडरस्टैंड किया होगा तो फिर जब आप इंग्लिश पढ़ रहे होगे तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं जी, अब वापस ये आ गई जी वेबसाइट हमारे पास। मैंने इसका यूआरएल कॉपी करना था, ये कॉपी किया, यहाँ से हम इधर आए। अब मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ हाइपरलिंक। अच्छा, अब हाइपरलिंक क्या लगाना चाह रहा हूँ कि भाई इनकी जो वेबसाइट है, सपोज ये होम पेज है, कोई भी बंदा इस पेज पर आए, कीवर्ड है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, पढ़ते पढ़ते जब वो इस पर क्लिक करेगा तो वो इनकी वेबसाइट पर चला जाएगा। सो हमने वेबसाइट पे, चलो फिलहाल हमारी वेबसाइट तो है ही नहीं ना, ठीक है। सो हम कहते हैं हाँ भाई वेबसाइट पर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं टैग इस्तेमाल करने लगा हूँ, मैं काम करने लगा हूँ, एक एंटर कर रहा हूँ ताकि जरा आप कंफर्टेबल होकर टैग को समझ लें, ठीक है। वो मिक्स हो रही हैं चीजें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब मैंने लगाया, इसको मिटा दूं जी। हाइपरलिंक लगाने के लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं दैट इज ए। ए स्टैंड्स फॉर एंकर, ANCHOR, एंकर। लिखना नहीं है आपने, ये आपने एब्रीविएशन के तौर पर तो अपने पास लिखना है, टैग में नहीं लिखना हमने ये, ठीक है। टैग में हमने सिर्फ ए ही लिखना है। मैंने आपको समझाया है कि व्हाट इज दिस, कि ये कहलाता है एंकर। हमने यहां पर लिख दिया जी ए, उसके आगे हमने लिखा href इक्वल्स टू, मेरा ख्याल है href से वाकिफ है आप पहले भी, हाइपर रेफरेंस, लिंक में भी यही वर्ड था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कहां जाना है इस लिंक को लेकर, यानी ये लिंक तो बना रहे हैं तो कौन सा लिंक, तो डबल कोटेशन के अंदर आपने वो यूआरएल दे देना है जो लिंक बना रहे हैं। दे दिया मैंने। अच्छा, इसको मैं और ज़्यादा इजी करने के लिए मैं नीचे वाली लाइन में आ गई, जो मैं एक ही टैग के अंदर मल्टीपल लाइन में आता हूँ। ये जहन में रखना है कि आपने एक मैसेज पूरा करके नीचे आना है। जैसे मिसाल के तौर पर href और इक्वल्स टू के बाद जो लिखा है, ये मिलकर एक मैसेज बन रहा है, ऐसे ही है ना। ये दोनों मैसेजेस मिलकर एक मैसेज बन रहे हैं, तो मैंने href लिख के एंटर नहीं करना। मतलब मैंने एट्रीब्यूट और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन जब लिख लूंगा फिर दूसरी लाइन में आ सकता हूं, और इस तरह मैं मल्टीपल लाइन में करके क्या फायदा होगा, जरा आसानी से हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। सो हमने पहले लिख दिया जी ये। उसके बाद अब जब भी हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसके दो बिहेवियर्स होते हैं। पहला बिहेवियर क्या होता है कि आपका लिंक उसी पेज पे खुलता है। दूसरा बिहेवियर क्या होता है, आपका लिंक एक नए पेज पे खुलता है। मेरा ख्याल है ये मुझे बताने की जरूरत है, सबको ही पता होगा। आप जब भी किसी लिंक पे क्लिक करो, सम टाइम क्या होता है, वही पेज रिप्लेस हो जाता है, और सम टाइम क्या होता है कि वो टैब खुला हुआ है उसके साथ एक और टैब खुल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपरलिंक के दो बिहेवियर्स होते हैं। इसको हम मेंशन कैसे कर रहे हैं, टारगेट लिखकर, यानी हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको हम कैसे मेंशन कर रहे हैं, टारगेट लिखकर। सो हमने लिखा टारगेट, और फिर डबल कोट्स में इसका जो बिहेवियर है यानी इसका जो एक्सप्रेशन है वो दो हो सकते हैं। नंबर 1, दोनों को हम अंडरस्कोर के साथ लिखेंगे। ये जो हाइफन मैंने लगाया ये शिफ्ट के साथ लगाया और ये नीचे की तरफ को चला गया। अगर मैं शिफ्ट के बगैर लगाता तो ये माइनस बन जाता, तो इसे हम हाइफन नहीं बोलते, इसे हम अंडरस्कोर बोलते हैं, ठीक है, कीबोर्ड का जो सिंबल है ये। अब यहां पर इसके दो एक्सप्रेशन हैं, ब्लैंक और पेरेंट, इन दो को हमें कंसीडर करना है। ब्लैंक का मतलब क्या हुआ, नया पेज, पेरेंट का मतलब क्या हुआ, वही वाला पेज।
हाइपरलिंक का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर जो होता है वो सेम पेज ही होता है, वही वाला पेज। यानी अभी मैंने जो वर्ड बोला ना बाय डिफॉल्ट बिहेवियर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं टारगेट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल ही ना करूं, देखिए ना इसमें दो एट्रीब्यूट, दो एक्सप्रेशंस थे ना, ब्लैंक और पेरेंट। पेरेंट क्या करता था? उसी पेज पे खोल रहा था। ब्लैंक क्या कर रहा था? न्यू पेज पे खोल रहा था। मैं करूं मैंने टारगेट का एट्रीब्यूट यूज नहीं किया। अब उसका जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो क्या है? यानी अगर आप इसे मेंशन नहीं करोगे तो वो खुद ब खुद कहां जाएगा? उसी पेज के ऊपर लिंक को खोल देगा। लेकिन अगर आप नए पेज पे खोलना चाहते हो तो आप ब्लैंक लिखोगे, और अगर आप ब्लैंक की बजाय पेरेंट लिखोगे तो भी उसी पेज पे खोल देगा। तो मतलब क्या हुआ कि पेरेंट लिखें या ना लिखें, दोनों सूरतों में उसका बिहेवियर पेरेंट पेज का बन जाता है। जी आप ले लें ट्रेनर्स। आशिफ, मोहम्मद नुमान, रियान, माहीन, मुनीर, रेहान, मरियम, फलक, मोहम्मद हुदैफ, बाकी किस किस के अटेंडेंस नहीं आई? मुजम्मिल और बिलाल। मुजम्मिल चला गया। ये कौन है? मुजम्मिल ही हो ना? और किसके अटेंडेंस नहीं आई? बॉयज नेम्स बताइएगा। बिलाल हुसैन, ये जैंसलीन और आपका मोहम्मद हसन। ठीक है, जाते हुए ना इस सेक्शन पे आ जाना आप लोग, ठीक है? चलें जी वापस। पता लग गया बिहेवियर्स का। अब एसईओ के पॉइंट से हम अच्छा बिहेवियर किसे बोलते हैं? हाँ जी, न्यू को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? रीजन क्या है? देखिए हम एसईओ कर रहे हैं ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक एसईओ का कंसर्न समझते हैं कि जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आए, कैसे आएगा भाई? कीवर्ड से आएगा, ठीक है ना? और कीवर्ड क्या है? हमारे लिए मार्केटिंग टूल है एक तरह से। तो मतलब क्या हुआ कि हमने बड़ी मेहनत की, कीवर्ड लगाया, एसईओ की, वेबसाइट रैंक भी हो गई। अब एक बंदा हमारी वेबसाइट पे आ गया, मगर वो हमारी वेबसाइट पर आया और एकदम क्विट करके चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे है ना, जैसे मेरी क्लास में कोई ट्रायल क्लास आए और 10 सेकंड के लिए बैठे और उठकर चला जाए, फिर 3 लड़के और आए, वो 15 सेकंड्स के लिए बैठे और उठकर चले जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा। इसी तरह अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट को फौरन क्विट करके जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट ठीक नहीं बनी हुई है, तो उस कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का भी कोई फायदा नहीं हुआ आपको। मतलब आपकी वेबसाइट भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब अगर मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, मैं चेयर्स को सेल कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं कोई बंदा आकर यूँ चेयर पे हाथ मारे और चेयर टूट जाए। तो जितनी अच्छी मर्जी मार्केटिंग कर लें भाई, ठीक है, आपकी चेयर अच्छी नहीं है तो चेयर तो नहीं बिकेगी ना, और अगली दफ़ा वो बंदा भी आपके पास नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले फेज में चाहते क्या हैं? हम पहले फेज में ये चाहते हैं कि जब कीवर्ड की वजह से कोई हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाए तो क्विट ना करे जल्दी। जब कोई आपकी वेबसाइट पे रुकता है तो इसको हम 2 तरीकों से मेजर करते हैं। नंबर 1, एक तो हम ये कहते हैं कि इंगेजमेंट टाइम, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया क्लासरूम के हवाले से, कि भाई कोई बंदा कितनी देर, मिसाल के तौर पर कोई ट्रायल क्लास के लिए आए और बैठा रहे और एंड पर जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसको चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है, और मतलब हमारा मकसद पूरा हो गया। लेकिन अगर बार बार उठकर चाहते जाएंगे और जितने मर्जी ट्रायल क्लास बुला लें आप, एडमिशन तो नहीं होगा फिर। इसी तरह हम चाहते हैं जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आए तो पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हम ये नहीं कह रहे कि परचेज ही कर ले, पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी है कि वो हमारी वेबसाइट पर रुके। इसे हम बोल रहे हैं इंगेजमेंट टाइम। आपकी वेबसाइट का इंगेजमेंट टाइम अबाउट 50 to 60 सेकेंड्स जरूर होना चाहिए। तो इतना तो हो तभी कोई लगेगा ना कि रुके आकर। मतलब अगर कोई बंदा आए 10 सेकंड में चला जाए, 5 सेकंड में वापस चला जाए, इसका तो मतलब है वो जैसे ही उसने आकर इन्वायरमेंट देखा उसे पसंद नहीं आया, मतलब उसे वेबसाइट का सीन अच्छा नहीं लगा और वो क्विट करके चला गया। अच्छा, इसको हम कहते हैं इंगेजमेंट टाइम। इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी कॉल करते हैं, एड्रेस करते हैं, और उसे हम बोलते हैं बाउंस रेट। ये वही बात करने लगा मैंने नाम चेंज कर दिया उसका, बाउंस रेट। अच्छा, बाउंस रेट का क्या मतलब होता है? कि किसी भी चीज का बाउंस कर जाना। आपने बाउंस, चेक बाउंस का नाम तो सुना ही होगा कि भाई चेक बाउंस हो गया है ना। ये क्या होता है? चेक बाउंस होता है तो क्या होता है?
चेक बैंक में आता है, बंदा चेक लेकर आता है और एकदम बैंक वाले कहते हैं जनाब यहाँ पैसे नहीं है, जाए यहाँ से, ऐसी है ना। तो क्या हुआ, चेक बाउंस हो गया, पेमेंट भी नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत जल्दी आया और बहुत जल्दी से वापस चला गया। हमारी वेबसाइट पर एक विजिटर भी आया और चला गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका बाउंस रेट हाई है कि लो है? हाई है। अच्छा, जब कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आए और आते ही चला जाए तो हम कह रहे हैं बाउंस रेट हाई है, तो हमें जश्न मनाना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? दुखी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह रहे हैं एंगेजमेंट टाइम ज्यादा होना चाहिए और बाउंस रेट कम होना चाहिए। तो बात एक ही कर रहा हूं मैं दोनों सूरतों में, ठीक है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स दो यूज करें हम कि भाई क्या आपकी वेबसाइट का एंगेजमेंट टाइम अच्छा है या आपकी वेबसाइट का एक वाहिद चीज है बाउंस रेट, जिसे हम कह रहे हैं कि ज्यादा है और हमें फिर भी पसंद नहीं आ रहा। आमतौर पर तो हमारी चीज को ज्यादा कहने पर खुश होंगे ना कि भाई ये भी चीज बढ़ गई है, वेरी गुड, ये भी चीज बढ़ गई, बहुत अच्छा हुआ भाई, 10 एलिमेंट से 9 बढ़ गए हैं, वेरी गुड। लेकिन ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बढ़ने पे हमें अफसोस होगा।